हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम 15 सितंबर शिफ्ट 2 की मैथ्स की प्रॉब्लम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो 7/8 इंटू में 2.4 डिवाइडेड बाई 0.6। तो यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 6 चौका 24, 4 दूनी 8। तो ये वैल्यू कितनी आई? 7/2। इसको मैं डेसिमल में लिखूंगा तो ये होगा मेरा 3.5। तो ऑप्शन ए। सेकंड में हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है किस ऑप्शन की वैल्यू मेरे पास इक्वल्स टू 10 होगी। ठीक है, तो 1 बाई 1 करते हैं। तो पहले वाले को सोल्व करते हैं। तो देखो ये होल स्क्वायर है, तो इसको मैं ओपन करूँगा तो ये होगा मेरा √7 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 7, √3 का स्क्वायर 3, प्लस का 2√7 इंटू 3 मतलब 21, और माइनस का ये आएगा मेरे पास 2√21। तो ये वैल्यू कितनी है मेरी, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 10। तो यहाँ पर देखो ये मेरा पहला ही ऑप्शन कितना दे रहा है 10, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ a इज टू b इज इक्वल टू 5:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 6a माइनस का 2b। तो यहाँ पर देखो a बाई बी गिवन है मेरे पास 5/3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a की वैल्यू 5 मान लेता हूँ एंड b की वैल्यू 3 मान लेता हूँ। ये मैंने क्यों माना यहाँ पर 5 और 3? मैंने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मैं कुछ कॉमन लेता भी ना तो ये 6a प्लस में 2b अपॉन में 6a माइनस का 2b नीचे से एंड ऊपर से यहाँ पर वो कॉमन आके कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू मान ली। आप x भी लगा सकते हो, x लगाओगे तो ये देखो x यहाँ से भी कॉमन आएगा एंड x नीचे से भी कॉमन आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो 6 इंटू 5 प्लस में 2 इंटू 3 अपॉन में 6 इंटू 5 माइनस का 2 इंटू 3। तो ऊपर की वैल्यू कितनी हुई 30 प्लस में 6 एंड नीचे की वैल्यू कितनी हुई 30 माइनस का 6। तो ऊपर आया 36, नीचे आया मेरे पास 24। तो 6 छंगे 36, 6 चौका 24। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 3/2। ठीक है, तो 3:2 का रेशियो कितना होगा मेरा, ऑप्शन ए 3:2। A and B invest 50,000 and 70,000 respectively in a business. After 1 year, the total profit is distributed, including simple interest at 10% per annum on the capital of each partner. If the total profit including interest is 18,000, what is A share of the profit? ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, यहाँ पर कंफ्यूज करने का ट्राई किया गया है। ठीक है, तो देखो बोल क्या रहा है कि इनिशियली ए एंड बी है ना, ए मेरा 50,000 एंड बी मेरा 70,000 इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये 1 साल के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 साल तक ये जो इसका SI होगा ना वो भी यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे, और वो SI की रेट कितनी है 10%। ठीक है, तो मैं यहाँ पर SI निकालूंगा ना एंड यहाँ पर SI निकालूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। वो कैंसिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो इसी रेशियो में होगा जितना कि इनका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रेट सेम है। ठीक है, तो रेट सेम है तो उस हिसाब से जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना मेरा, उसी रेशियो के अंदर मेरा प्रॉफिट डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन गिवन है ना कि सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा किसके अंदर, 10% के अंदर, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने लास्ट में क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट भी इसी में ऐड कर दिया। अगर सिंपल इंटरेस्ट ऐड नहीं करता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता कि इनका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, बट उसने क्या किया कि पहले ही सिंपल इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दिया 18,000 के अंदर। तो बस हमें क्या करना है, इन SI को हटाओ, जो हमारे पास ये 50,000 एंड 70,000 मेरे पास गिवन है ना, इसका रेशियो फाइंड आउट कर लो। जो रेशियो इसका होगा ना वो रेशियो ही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो बस टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है 7 + 5 12, ये 12 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 18,000। तो 1 यूनिट का कितना होगा 18,000 अपॉन में 12। तो 12 एकम 12, 6 बचा, 12 × 60, तो 1500। तो यहाँ से मेरे को प्रॉफिट किसका निकालना है, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो ए का होगा 5 × 1500, तो 15 × 75, तो 7500 प्रॉफिट होगा किसका, ए का। तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 1300 दैट इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक नंबर की रेंज दे दी इसने, 1000 से लेके
1300 के बीच में जो भी 25 से डिवाइड होगा ना मेरा, उस नंबर को हमें उठाना है और उन सभी का एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो इसने बिटवीन बोला है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना एंड इसको इंक्लूड नहीं करना। तो इसके बाद में जो नंबर होगा जो मेरा 25 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? तो देखो ये मेरा 1025 से डिविजिबल है, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर होगा इसमें 25 ऐड कर देंगे तो ये हुआ। इसके बाद में होगा 1050, ऐसे चलता जाएगा ये कहाँ तक। यहाँ पर देखो 1300 मेरा 25 से डिविजिबल है, तो इसमें मैं 25 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये होगा 1275। तो ये वाला नंबर मेरा लास्ट होगा एंड ये मेरा होगा फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो ये एक एपी बन गई, ये एक एपी बन गई जिसका डिफरेंस गिवन है मेरे पास कितना? 25। एंड जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है? 1025। एंड जो लास्ट टर्म है वो कितनी है? 1275। तो इसका मेरे पास एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? इसमें एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो बस फर्स्ट टर्म हमें पता है 1025 एंड लास्ट टर्म हमें पता है 1275। तो इनको ऐड करके मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरा क्या होगा? इस सीरीज़ का एवरेज होगा। तो ऐड करते हैं, तो देखो 5 + 5 10, 1 7 और 3 10, 1 3 और ये 2। इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10 0। तो 1150 आया मेरे पास क्या? इन नंबर्स का एवरेज। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। There are 5 consecutive even numbers x1, x2, x3, x4 and x5 and 4 consecutive odd numbers y1, y2, y3 and y4. The average of the even numbers is 5 more than that the average of the odd numbers. If the sum of the even numbers is 30 more than the sum of the odd numbers, find the average of the odd numbers. ठीक है, तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, 5 मेरे पास यहाँ पर मैंने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स एज्यूम करे। वो कौन कौन से हैं? x1, x2, x3, x4 एंड x5। ऐसे ही 4 मेरे पास ओड नंबर हैं, वो कौन कौन से हैं? y1, y2, y3 एंड y4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं इन नंबर्स को यूज़ करके कैलकुलेशन नहीं करूँगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स एज्यूम करूँगा, इन्हीं को एज्यूम करूँगा। तो x3 माना मैंने a, तो इससे नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा मेरा? तो वो होगा a प्लस में 2 एंड ये होगा a प्लस में 4, क्योंकि दो दो का डिफरेंस चाहिए ना मैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? इवन नंबर्स हैं। एंड इसके पिछले वाला नंबर क्या हो जाएगा? a माइनस का 2 एंड इससे पिछले वाला नंबर क्या हो जाएगा? a माइनस का 4। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ये 4 मेरे पास ओड नंबर है ना, इसको एज्यूम करता हूँ। तो ये एक मेरे पास हुआ b माइनस का 1, एक हुआ b प्लस का 1 एंड एक हुआ b प्लस का 3 एंड एक हुआ b माइनस का 3। तो ये 4 नंबर हो गए मेरे पास। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी देखोगे ना तो 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे मैंने ये नंबर्स एज्यूम कर लिए। तो अब देखो स्टेटमेंट पे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ द इवन नंबर्स इज़ 5 मोर देन द एवरेज ऑफ द ओड नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एवरेज निकालता हूँ। तो इसका एवरेज कितना होगा मेरा? तो इसका एवरेज होगा, सभी को ऐड करूँगा ना मैं। तो ये जो मेरे पास इंटीजर नंबर है, 4 4 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो ये आया मेरे पास 5a। उसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो a मेरे पास आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका एवरेज कितना आएगा? इसका एवरेज आएगा मेरा b। मैंने नंबर ऐसे ही एज्यूम करे थे कि ये जो इंटीजर्स है ना मेरे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास इधर एवरेज कितना है? b। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? a मेरा b से 5 ज़्यादा है, तो एक इक्वेशन ये बन गई मेरी। सेकेंड वाली देखो, if the sum of the even numbers is 30 more than the sum of the odd numbers, तो हमें बताना है कि odd का एवरेज कितना होगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं सम करूँगा ना इवन नंबर्स का, तो ये आएगा मेरे पास 5a। तो ये ज़्यादा है कितना? 30 ज़्यादा है किससे? इनके सम से। तो ये सम कितना है? 4b। तो ये इक्वेशन होगा मेरा सेकेंड। तो बस अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है? ओड नंबर्स का सम निकालना है। तो मैं b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँगा। तो a की वैल्यू पुट करते हैं कितना? b प्लस का 5। तो ये इसमें पुट करूँगा तो ये होगा 5 ब्रैकेट में b प्लस का 5 इक्वस टू 30 प्लस 4b। इसको सोल्व करते हैं, 5b प्लस में 25 इक्वल्स टू 30 प्लस में 4b। तो ये 4b इधर आएगा तो बचेगा कितना? 5 माइनस का 4 मतलब b इक्वल्स टू ये 25 उधर जाएगा तो 5। तो b की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी? 5।
अब यहाँ पर देखो मेरे पास आंसर क्या है, बी की वैल्यू 5, एंड जो एवरेज था ऑड नंबर्स का वो भी कितना था, बी। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा मेरा 5। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। इवेलुएट 80% ऑफ 350 माइनस का 37.5% ऑफ 160 प्लस में 11% ऑफ 500। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सोल्व करते हैं। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 4/5 इंटू में 350। 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो ये याद होना चाहिए 3/8 होती है इसकी, इंटू में 160 प्लस में, एंड 11% को तो 11 ही लिखेंगे, इंटू में 500। तो ये वैल्यू कितनी हुई, तो ये वैल्यू हुई मेरी 5 7 35, 7 चौक 28 280, माइनस का 8 दूनी 16, ये हुआ 20 या 60, और ये हुआ मेरा 55। तो 280 में से 5 गया, मेरा कितना बचा 275। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अमन नीडेड 30,000 फॉर ए स्टार्टअप एंड स्प्लिट द सम बिटवीन 2 प्राइवेट लेंडर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट टर्म। तो पहला जो लेंडर है मेरा वो क्या करता है, 9% पर एनुअल से चार्ज करता है, एंड जो लेंडर बी है मेरा वो चार्ज करता है 6% पर एनुअल से। ठीक है, तो अमन kept both loans exactly 4 years and then made a single lump sum payment that settled only the accumulated interest, which came to 9600. After preparing his books of account, Aman discovered that he interchanged the principal amounts taken from the two lenders. His 4 years interest outgo would have been 1200 less than the what he actually paid. How much of the original 30,000 did Aman borrow at 9% per annual lender from A? ठीक है, तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप, काफ़ी लंबी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो एक अमन नाम का कोई लड़का है मेरे पास, वो क्या करता है स्टार्टअप के लिए 30,000 रुपये इंटरेस्ट पे लेता है। ठीक है, वो लेता कैसा है, तो वो लेता ऐसे है कि लेंडर ए से कुछ पी अमाउंट का प्रिंसिपल लेता है, एंड लेंडर बी से पी बी अमाउंट का कुछ प्रिंसिपल लेता है। ठीक है, और 4 साल के बाद में वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है ना, वो कितना होता है 9600। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो पी ए के ऊपर 9% के हिसाब से 4 साल के लिए ये इंटरेस्ट होगा, प्लस में पी बी के ऊपर 6% के हिसाब से, एंड ये मेरा कितना है 4 साल के लिए ये कितना होगा, ये इंटरेस्ट होगा। तो ये टोटल इंटरेस्ट मेरे पास कितना गिवन है 9600, एंड ये मेरे को पता है कि पी ए प्लस में पी बी इनका सम कितना है 30,000 है ना, तो 30,000। तो ये इक्वेशन आई यहाँ से, तो कैलकुलेट करना है इसे। तो यहाँ देखो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये हुआ 25 एंड ये हुआ 25। तो ये वैल्यू होगी मेरी 9 पी ए, एंड इधर होगा मेरा 6 पी बी, एंड 25 में उधर ले जाता हूँ तो 9600 इंटू में 25। ठीक है, तो ये हुआ इक्वेशन 2। एंड फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या होता है कि वो जब कैलकुलेट करता है ना, कि उसने इंटरचेंज कर दिए, ये जो लेंडर ए एंड जो लेंडर बी है ना, इनका इंटरेस्ट जो था ना, इन्होंने इंटरचेंज कर दिए, तो उसके बाद में जो रिजल्टेंट इंटरेस्ट आता है ना 4 साल के बाद में, वो 1200 लेस आता है। तो इसका मतलब देखो, अब वो क्या करता है, ये जो 9% है ना, ये पी बी के ऊपर लगाता है 4 साल के लिए, एंड ये जो मेरा 6% है ना, ये पी ए के ऊपर लगाता है। तो इस केस में देखो, ये जो मेरा इंटरेस्ट रेट होगा ना, सॉरी इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा, वो होगा 96 में से 1200 में घटा दूंगा, उतना लेस होगा, तो मतलब 8400 8400। तो ये हुआ 8400। तो फिर 4 से काटूंगा तो इधर आएगा मेरा 25। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी 9 पी बी प्लस में 6 पी ए इक्वल्स टू 8400 इंटू में 25। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर है, ये इक्वेशन हुआ 3rd। अब बस हमें क्या करना है, इक्वेशन 2nd एंड इक्वेशन 3rd इन दोनों को सोल्व करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ से देखो कि हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है पी ए की। तो पी ए की वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में हमें पी बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पी बी को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं ये जो मेरे पास 9 पी बी है ना, इसको मैं 6 बनाऊँगा। कैसे 6 बनाऊँगा, मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करके।
तो 2/3 से मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इक्वेशन क्या आएगी मेरी, तो ये होगा मेरा, ये होगा 6PB प्लस में यहाँ से मैं, ये होगा 4PA एंड ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा मेरा, देखो 3 से ये काटूंगा इसे, तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 8 24, 2800, फिर 2800 इंटू में 2 मतलब 2800 इंटू 50, तो ये हुआ 2800, मैंने 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हुआ 50। तो बस अब क्या करूँगा मैं, ये जो इक्वेशन मेरी सेकंड है इसमें से मैं इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये वैल्यू कितनी आई, तो 9PA माइनस का 4PA, ठीक है, तो ये है 5PA एंड यहाँ पर देखो ये मेरे पास था, ये कितना था मेरे पास, तो ये वैल्यू थी 9600 इंटू में 25 एंड ये इसमें माइनस कर दूंगा मैं कितना, तो इसमें माइनस करूंगा 28 दूनी 56, 100 इंटू में 25, तो यहाँ से मैंने 25 कॉमन ले लिया, तो 96 में से 56 गया, मेरा कितना बचा 40, तो 4000, बस इस 5 से मैं काट दूंगा, 55 तो ये हुआ 520 मतलब 20,000 रुपये। तो ये जो 20,000 रुपये थे ना, ये इसने लेंडर ए से लिए थे, तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ए गारमेंट शॉप सेल्स ए शर्ट फॉर ₹A, incurring a loss of 5%. During an end of season sale, they marked up the same shirt to 1.2A. At the sale, they provide a flat discount of 10% on the mark price. What will be the percentage profit or loss for the garment shop on that shirt during the sale? तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो। हाँ, और ऐसा ही होता है कि ड्यूरिंग द सेल हम क्या करते हैं कि सिर्फ डिस्काउंट को देखते हैं, ये नहीं देखते कि वो जो उसका मार्क प्राइस होता है ना, वो पहले ही कॉस्ट प्राइस से इतना उठा हुआ होता है कि जो डिस्काउंट की वैल्यू होती है ना उसके सामने फीकी लगती है, बट हम देखते क्या है, वो डिस्काउंट। तो सेम यही हो रहा है, वो हो क्या रहा है, लेट्स से किसी सीपी उस शर्ट की वैल्यू कितनी थी 100, तो उसने ए प्राइस रखा, तो ए प्राइस उसका क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ, वो कितना होगा 5% का, तो 5% का लॉस हुआ, तो ये वैल्यू कितनी 95, क्योंकि 100 यूनिट का 5% होता है मेरे पास 5, तो यहाँ से ये ए की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब वो क्या करता है, इस ए को मार्कअप कर देता है, कितना 1.2A, तो यहाँ से 1.2A की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1.2 इंटू में 95, तो ये वैल्यू रही उसकी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, देखो ये नीचे आया 10, इसको काटते हैं 6, नीचे आया मेरे पास 5, ये हुआ 95, तो 6 नाम 54, 5 6 5 11, तो ये हुआ 114। तो ये जो MP की वैल्यू हुई ना, ये कितनी 114। अब इसके बाद में क्या करते हैं, वो 10% का डिस्काउंट दे देते हैं इस पर, तो इस पर मैं क्या करता हूँ 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 114 की, तो ये हुआ 11.4, तो 11.4 मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी मेरे पास 6 पॉइंट एंड यहाँ पर कितना बचा 3, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 एंड इधर हुआ मेरा 0 एंड इधर क्या हुआ मेरा 1, तो 102.6, तो ये क्या रहा, इतना यूनिट मेरा सेलिंग प्राइस रहा उस शर्ट का। तो सिंपल सी बात है, सीपी कितना था 100, अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है मेरा 102.6, तो यहाँ से सिंपल देख सकते हैं कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो 2.6 का, तो 2.6 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 2.6 अपॉन में 100 इंटू में 100, तो ये वैल्यू हुई 2.6% प्रॉफिट। तो ऑप्शन सी इस केस मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। A shopkeeper marked an item 50% above its cost price. He then offered 2 successive discount of 10% and 20% to the customer. If he made a profit of 80 rupees, at what price did he sell the item to the customer? ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, एक शॉपकीपर है मेरे पास, वो 50% से किसी आइटम का मार्कअप कर देता है। इसका मतलब लेट्स से सीपी की वैल्यू कितनी है मेरी 100, तो जो एमपी होगी ना, तो वो होगी 50% मार्कअप मतलब 150। उसके बाद में क्या करता है, वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो इसमें मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता हूँ, तो एक तो 10% का, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी मेरी 15, तो इसकी वैल्यू कितनी 135।
इस पे फिर मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो 20% की वैल्यू कितनी, तो 135 का मैं 20% निकालूंगा, मतलब 1/5 निकालूंगा, तो ये हुआ 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 27, तो माइनस का 27, तो 135 में मैं 27 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा कितना, 108। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा सेलिंग प्राइस। अब वो बोल क्या रहा है कि CP मेरा 100 है एंड SP मेरा कितना है, 108। तो जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ना, कितने प्रॉफिट हुआ है, तो वो हुआ है 8 यूनिट का। तो ये जो 8 यूनिट है ना, ये किसके इक्वल है, ये है 80 रुपीज़ के इक्वल है। तो हमें निकालना क्या है, प्रॉब्लम में 2 बार देख लेना कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि हम पूछता और कुछ है, हम निकाल के और कुछ आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो कई लोगों ने CP लगा दिया होगा कितना, कि 8 यूनिट की वैल्यू 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 10, तो CP की वैल्यू कितनी, 1000, तो ऑप्शन डी। बट वो गलत है। कैसे, क्योंकि उसने पूछा क्या है कि वोट प्राइस डिड ही सेल द आइटम टू द कस्टमर, तो उसने सेलिंग प्राइस पूछा है यहाँ पर। तो सेलिंग प्राइस मतलब 108 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो 108 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 80 अपॉन में 8 इंटू में 108, तो ये बचा मेरा 10, तो ये हुआ 1080। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ए शॉपकीपर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ पल्सेज, one costing 60 rupees per kg and the other costing 90 rupees per kg. He mixes them in a specific ratio and sells the mixture at 84 per kg, thereby earning a 20% profit. In what ratio did he mix the 2 types of pulses? हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो 2 टाइप की पल्सेज है, A एंड B, उसको नाम दे देता हूँ। ये है मेरी 60 रुपीज़ पर kg एंड दूसरी है 90 रुपीज़ पर kg। अब वो क्या करता है, इन दोनों को मिक्स कर देता है। तो मिक्स करता है किस रेशियो में, लेट्स से M/N के रेशियो में वो मिक्स करता है। ठीक है, तो कुछ उसका प्राइस आएगा मिक्सर का, तो उस मिक्सर के प्राइस को वो 84 रुपीज़ में बेचता है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 84 रुपीज़ पर kg। ठीक है, इस पे वो कमा कितना रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है उसका 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, वो 1/5। तो इसका मतलब ये मेरा CP है, तो ये कितना है, प्रॉफिट। तो यहाँ से मैं SP की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो वो कितना होगा मेरा, वो होगा CP प्लस में P, तो ये होगा 5 प्लस का 1 मतलब 6। तो ये जो 6 यूनिट आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेलिंग प्राइस को, और सेलिंग प्राइस गिवन कितना है मेरा 84, तो ये कर रहा है 84 को रिप्रेजेंट यहाँ पर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 84 अपॉन में 6। और हमें निकालना किसका है, हमें CP की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, क्योंकि जो मिक्सर का प्राइस होता है ना, वो मिक्स करके हमारे पास वो CP की वैल्यू देता है यहाँ पर। तो CP की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 5 यूनिट। तो इस केस में 84 अपॉन में 6 इंटू में 5, तो 6 कम 6, 6 चुका 24, तो 14×5 70। तो 70 रुपीज़ की आई मेरी मिक्सर की प्राइस की CP। तो अब इसे मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर जो CP होगा मेरा वो कितना होगा, M इंटू में 60 प्लस में N इंटू में 90 डिवाइडेड बाय M प्लस में N। CP की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हुआ 70, M प्लस में 70N। मैंने ये नीचे वाली टर्म्स को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कितना बचा 60M प्लस में 90N। तो इस 60 को इधर लेके आऊँगा तो 10M बचेगा, एंड इस 70N को उधर लेके जाऊँगा तो 20N बचेगा। तो M अपॉन में N इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 अपॉन में 1। तो 2:1 के रेशियो में हम क्या करेंगे, मिक्स। तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। A is 3 times more efficient as a worker than B, which allows A to complete a job in 60 days less than B. If they work together, they can finish the job in. तो ये हमें फाइंड आउट करना है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, A मेरा 3 टाइम्स एफिशिएंट है किसके, B से। तो यहाँ से मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूँ। मतलब अगर B मेरा 1 टाइम एफिशिएंट है ना, उसके रेस्पेक्टिव में A मेरा 3 टाइम्स एफिशिएंट होगा। तो ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इससे क्या होता है कि जो मेरा A है ना 60 डेज कम लेता है किसके रेस्पेक्टिव में, B के रेस्पेक्टिव में। तो ये जो मेरा एफिशिएंसी है ना, अगर इससे मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो ये होगा मेरा 1:3। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो एफिशिएंसी होती है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। इसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, कैसे देखो, अगर मान लो एक पर्सन मेरा एक दिन के अंदर 4 आइटम बनाता है, ठीक है, तो 20 आइटम कितने दिन के अंदर बनाएगा,
तो वो बनाएगा 5 दिन के अंदर, ठीक है। अगर मैं बोल दूं इसी 4 की जगह अगर मैं इसको 10 कर दूं, ठीक है, एक दिन के अंदर 10 आइटम बनाता है, तो वो जो 20 आइटम थे वो कितने दिन के अंदर बनाएगा, तो वो 2 दिन के अंदर। इसका मतलब जो पहले वो 5 दिन ले रहा था ना, अब कितने लेगा, 2 दिन लेगा। तो इसका मतलब ये जो इफिशियंसी है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम की। ये फॉर्मूले के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट होती है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये हमने क्या किया कि टाइम का रेशियो निकाल लिया यहाँ से, तो टाइम का रेशियो निकाल लिया, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट ही तो लेस ले रहा है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट ही क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस 60 डेज़ को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 30 डेज़। तो इसका मतलब अगर मेरा ए 3 इफिशियंसी से काम करे ना, तो कितने दिन के अंदर काम फिनिश कर लेगा, तो ये कर लेगा 30 डेज़ के अंदर। ऐसे ही अगर मेरा ये जो बी है, बी ये पूरी इफिशियंसी से लगे अपनी, मतलब 1 यूनिट इफिशियंसी से करे ना, तो ये काम को कितने दिन के अंदर कर लेगा, तो ये होगा 3 × 30 मतलब 90 डेज़ के अंदर। तो ये इनका टाइम भी आ गया। बट हमें करना क्या है कि दोनों को एक साथ काम करवाना है, और वो दोनों एक साथ काम करेंगे ना, तो कितने दिन के अंदर फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ से देखो मैं टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क कितना होगा मेरा, तो ये होगा ए मेरा 3 यूनिट से काम करता है एंड 30 डेज़ काम करता है, तो ये होगा 90। तो 90 वर्क होगा मेरा किसका, ए का। ये टोटली वर्क है एक तरीके से, क्योंकि अलग से काम करवा रहा हूँ उसे मैं। तो अब दोनों को मैं कंबाइन करूँगा, तो कंबाइन टाइम जो आएगा मेरे वो कितना आएगा, तो देखो 90 यूनिट तो मेरे पास टोटल वर्क है, एंड इफिशियंसी देखो दोनों की कंबाइन हो जाएगी यहाँ पर। तो 3 + में 1 मतलब 4, तो ये आएगा 4 दूनी 8, एक आया 4 दूनी 8, फिर 2 आया 4 × 5 = 20, तो मतलब 22.5 डेज लगेंगे दोनों को एक साथ काम करने के बाद में, एक उसी काम को फिनिश करने में। तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। A cyclist has to cover a distance of 80 km. After cycling for 4 hours and 48 minutes, he finds that he has completed 4/5 of the total distance. तो हमें स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर के अंदर, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी है, 80 किलोमीटर, बट उसने कवर कितनी करी, तो वो कवर करी 4/5 किसका, 80 किलोमीटर का। तो ये उसने कवर करी, मतलब ये हुआ 16, तो 16 × 4 = 64, तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर करी कितने टाइम के अंदर, तो टाइम उसका है 4 आवर्स प्लस में 48 मिनट्स। तो इस 48 मिनट्स को मैं क्या करूँगा, आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें स्पीड हमें किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 4 आवर प्लस में ये फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, मतलब 4/5। तो टाइम होगा उसका 24/5 आवर, ठीक है। तो बस स्पीड निकालनी है हमें। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है मेरी, 64 किलोमीटर, एंड टाइम कितना है, 24/5। तो इसे सोल्व करते हैं। तो 64/24 × में 5, तो ये 4 से जा रहा है क्या, हाँ 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ये हुआ 4 × 6 = 24, ये फिर आया 3, ये आया मेरा 8, तो 8 × 5 = 40/3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 पॉइंट कुछ आ रही है मेरी। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। सारा इन्वेस्टेड अकाउंट्स इन 3 डिफरेंट स्कीम्स M, N and O at simple interest rates at 10% per annual, 12% and 15% per annual respectively, ठीक है। If the total interest accrued in 1 year was 2282 and the amount invested in scheme O was 180% of the amount invested in scheme M and 250% of the amount invested in scheme M, तो हमें बताना है what was the amount invested in scheme N, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है कि सारा है कोई, उसने क्या किया, 3 इनकी स्कीम है M, N and O, ठीक है। तो इसकी मेरे पास रेट गिवन है तीनों के लिए अलग अलग। तो ये है 10% पर एनुअल, ये है मेरा 12% पर एनुअल, एंड ये है मेरा 15% पर एनुअल। अब यहाँ पर कुछ रिलेशन गिवन है मेरे पास। वो रिलेशन क्या है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम O was 180% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम M, ठीक है।
तो ये जो स्कीम ओ है ना, इसकी अमाउंट एंड डिवाइडेड बाय जो स्कीम एम है मेरे पास, इसकी अमाउंट, इसका रेशियो गिवन है कितना मेरे पास, ये है मेरे पास 180%, तो 180%, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन लिखूंगा तो 180% अपॉन में 100। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी मेरी 9 एंड नीचे वैल्यू कितनी होगी 5। तो मतलब अगर मैं m की वैल्यू 5 मानूँ ना, तो o की वैल्यू कितनी होगी 9। ऐसे ही आगे क्या बोला है, एंड 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम n। तो ये सेम जो अमाउंट है मेरी o वाली, अगर इसका n के साथ मैं रेशियो निकालूंगा ना, तो ये कितना होगा 250 अपॉन में 100, 250% मतलब, तो ये होगा 5 अपॉन में 2। तो o की वैल्यू अगर मैं 5 मानूँ तो n की वैल्यू कितनी होगी 2। तो यहाँ से देखो m n o, इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो कॉमन क्या है मेरे पास, ये o वाला है। तो o को देखो मैं कैसे कॉमन करता हूँ इसे, अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँ ना तो 45 आएगा। तो 45 मतलब इसको मैं 9 अपॉन में 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड इस ऊपर वाले को मैं 5 अपॉन में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो m की वैल्यू कितनी हुई 25, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये हुआ 18, एंड o की वैल्यू कितनी है मेरे पास 45। तो यहाँ से देखो तीनों का रेशियो आ गया मेरे पास। तो तीनों का रेशियो आ गया, तो मैं लेट्स से इसको x से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू मान लेता हूँ यहाँ पर। तो ये वैल्यू एग्जैक्ट होगी उनकी। तो यहाँ पर देखो अब हमें करना क्या है यहाँ पर, कि ये जो अमाउंट है मेरे पास, इन पे मेरे को ये जो रेट से इंटरेस्ट गिवन है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो 25% का 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट होगा, तो ये होगा मेरे पास 2.5x प्लस में। अब ये जो n मेरे पास अमाउंट है, इसका मैं 12% निकालूंगा। तो देखो 18x इंटू में 12%, तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 18 दूनी 36, 3 आया 18 और 3 21 216, तो मतलब 2.16, तो 2.16x प्लस में। अब ये जो 45 है, इसका मैं 15% निकालूंगा। तो 15% कितना होगा, तो ये होगा 15 पा 75, 7 15 चौक 60 मतलब 67, तो 6.75x। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, तो इसकी वैल्यू गिवन है 2282। तो यहाँ से देखो टोटल करते हैं इसका, तो ये होगा 7, ये 6 + 5 11, 1 फिर आया मेरे पास एक इधर, 7 1 8 9, 9 और 5 9 और 5 14, एक आया मेरे पास इधर, तो ये हुआ 11। तो 11.41x, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 2282 को। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालूंगा ना मैं, तो ये हुआ 2282 अपॉन में 11.41। तो पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 ऊपर आ जाएंगी। तो देखो ये 2 टाइम कट रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो x की वैल्यू आएगी 200। तो 200 वैल्यू आ गई। बट इसने पूछा क्या है कि स्कीम n के अंदर उसने कितना इन्वेस्ट किया। तो स्कीम n कितनी है मेरे पास 18x, तो 18 को मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 18 दूनी 36, तो 3600 रुपये। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट h स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट p ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट q लोकेटेड 10 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट p directly along the line extending from the base of the pole. The angle of elevation to the top of the pole is 30 degree. What is the height of the pole? हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो देखो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मेरे पास एक पोल है, इसकी हाइट कितनी है h। तो ग्राउंड पे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है मेरे पास। तो अगर इससे मैं एंगल ऑफ एलिवेशन डालता हूँ ना, तो ये एंगल कितना है मेरा 60 डिग्री। फिर क्या होता है कि इससे थोड़ी दूर कितनी डिस्टेंस पे 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है मेरे पास Q। तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ना मेरा, वो कितना है 30 डिग्री। तो बस हमें H की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो P एंड Q की वैल्यू गिवन है कितनी मेरी 10 मीटर। तो मैं क्या करूँगा, ये जो PQ है ना, इसको H की टर्म्स में यहाँ पर फाइंड आउट कर लूँगा। तो कैसे करेंगे वो देखो। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें पता है 10 60 डिग्री कितना होता है, ये होगा H
चलो नाम देते हैं इसे, तो ये हुआ ए एंड ये हुआ बी, तो ये होगा मेरा ए बी अपॉन में पी बी। ठीक है, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, तो पी बी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी मेरी ए बी मतलब एच एंड डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री मतलब √3। तो पी बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब यहाँ से देखो एक बार और दोबारा से मैं tan का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, तो ये होगा मेरा ए बी अपॉन में बी क्यू। तो यहाँ से बी क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू होगी मेरी, ए बी की वैल्यू कितनी है एच, एंड ये जो tan 30 डिग्री होता है ये कितना आता है, ये 1 अपॉन में √3, मतलब ये वैल्यू आएगी √3h। ठीक है, अब यहाँ से देखो पी क्यू कितना होता है मेरा, तो ये पी क्यू जो होगा ये होगा मेरा, ये होगा बी क्यू माइनस का पी बी। बी क्यू की वैल्यू पता है मेरे को कितनी है √3h, एंड जो पी बी है उसकी वैल्यू पता है कितनी है h अपॉन में √3, एंड जो पी क्यू है उसकी वैल्यू हमें पता है 10। तो यहाँ से देखो मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये होगा मेरा 10 इक्वल्स टू, नीचे आया √3 एंड इधर आया 3h प्लस में सॉरी माइनस में h, तो ये आया 2h अपॉन में √3। तो यहाँ से देखो 2 से 10 गया मेरा 5 आया, तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो h की वैल्यू आएगी 5√3। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। A right circular cone has radius of 7 cm and a height of 24 cm. A sphere is placed inside the cone such that it touches the base and the slanted surface of the cone. Find the radius of the inscribed sphere. ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो गिवन क्या है मेरे पास, एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है। तो ये मेरे पास इस टाइप का कोन है। इस पर मैं क्या करता हूँ, एक मेरे को यहाँ पर स्फीयर फिट करना है। ठीक है, स्फीयर फिट करना है तो वो क्या करेगा, ये जो मेरे पास गिवन है ना, कौन सी, ये सैलेंट सरफेस है जो एल वाली, इसको ऐसे टच करेगी इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड स्फीयर। तो यहाँ से देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, होता है आर इक्वस टू, ये जो स्फीयर की रेडियस है ना होती है आर इक्वस टू, ये होता है आर इंटू में एच अपॉन में आर प्लस एल। तो ये जो स्मॉल आर है, ये जो स्मॉल आर है ये है मेरा रेडियस ऑफ कोन, ये जो कैपिटल आर है ना ये है स्फीयर की रेडियस। ये जो h एंड जो l है मेरे पास ये तो अपने आप में डिफाइंड है। ठीक है, l मेरा स्लेंट हाइट है एंड ये जो h मेरा क्या है, ये परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है इसका, तो ये डायरेक्ट याद रखना। तो अब हमें सारी चीज़ें गिवन है, स्मॉल r कितना है 7, h कितना है मेरा 24, तो यहाँ से मैं l निकाल सकता हूँ। तो l क्या होगा मेरा, तो l होता है मेरा पाइथागोरस इक्वेशन लगता है, तो होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी 25। ये एक ट्रिपलेट भी होता है 7, 24, 25। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आ गई मेरे पास। तो यहाँ से मैं ये जो स्फीयर है ना इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ कैसे, आर इंटू एच मतलब 7 इंटू में 24 अपॉन में 7 प्लस में 25। तो यहाँ से ऊपर वाली की वैल्यू कितनी हुई, तो ये होगी, तो चलो ऐसे ही रखते हैं इसे, तो ये होगी 7 इंटू में 24 एंड नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी मेरे पास 32। तो इसे काटते हैं थोड़ा सा, 4 6 24, 4 8 32, फिर आया 3, ये आया मेरे पास 4। तो ये वैल्यू कितनी होगी 7 21 अपॉन में 4, तो 4 5 20 प्लस में 2 5, तो 5.25 मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द साइड लेंथ। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। रेगुलर ऑक्टागोन गिवन है, तो रेगुलर ऑक्टागोन के अंदर साइड कितनी होती है मेरे पास 8, तो यहाँ पर एक साइड की लेंथ पूछा है, तो सिंपल सा है। तो साइड कितना होगा मेरा 80 अपॉन में 8, तो ये होगा 10, तो ऑप्शन ए। ए सर्कुलर व्हील इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स इफ द एरिया ऑफ वन सेक्टर इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हील। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है कि मेरे पास एक यहाँ पर व्हील गिवन है,
उसके मैं क्या करता हूँ 8 इक्वल सेक्टर्स यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। सेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये एक सेक्टर होता है मेरा, ठीक है। ऐसे मैं 8 यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे मैं 8 डिवाइड कर देता हूँ। एंड जो मेरा एक सेक्टर है ना, उसका एरिया कितना है, उसका एरिया है मेरे पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास पूरे व्हील का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो ये मेरा एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक सेक्टर का एरिया होगा, तो इसको मैं 45 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो बस सोल्व करते हैं इसे। तो यहाँ से देखो पाई की वैल्यू मैं रखता हूँ 22/7, तो ये वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर इक्वस टू 45 इंटू में 7 इंटू में 8 अपॉन में 22। तो ये कट रहा है क्या, तो काट के देखते हैं। तो 2 से जा रहा है, तो 2 चौक 8 एंड इधर आया मेरा 11। तो ऊपर आया 45 इंटू में 7 चौक 28 एंड नीचे आया मेरा 11। तो इसे सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी होगी देखो, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाएं या फिर मल्टीप्लाई करें इसे। तो चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 28 को मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये होगा मेरा 5 8 40, 4 5 2 10 और 4 14 इंटू में ये हुआ मेरा कितना 8 चौक 32, 3 4 2 8 3 11। तो ये वैल्यू हुई 0 6 2 1 1260। तो ये हुआ 1260 अपॉन में 11। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, 11 एकम 11, फिर आया मेरा 11, 11 एकम 11 5, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजू 55, फिर 5 बचा, 11 चौक 44, ठीक है। तो 114.54 ये आया मेरा आर स्क्वायर के इक्वल। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट में 114.54। तो देखो अब यहाँ से इसका रूट निकालते हैं 11454, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पेयर बनाऊँगा ऐसे। तो पहले मेरा क्या आएगा, एक, तो एक आया मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ से देखो एक जैसे ही मैंने लिखा मेरा आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि 114 किसके लगभग होगा मेरा, 10 के स्क्वायर से तो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि प्रिज्म का जो हमारे पास सी एस ए होता है ना, उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो वो होता क्या है, तो होता है मेरा बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट। तो यहाँ पर देखो सी एस ए गिवन है कितना 240, ये बेस पेरीमीटर बोल देता हूँ इसको बीपी, इंटू में हाइट गिवन है मेरी 8। तो यहाँ से बेस पेरीमीटर पूछा है उसने, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो 240 अपॉन में 8, तो ये हुआ 30। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर लाइन की, तो हमें वो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है जिस पे ये दोनों की दोनों मीट करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो y इज इक्वस टू 2x प्लस 1 गिवन है एंड इधर गिवन है y इक्वस टू माइनस का x प्लस में 4। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वल पुट कर देता हूँ। तो y इधर गिवन है, y इधर गिवन है, तो इसका मतलब 2x प्लस 1 इक्वस टू ये होगा माइनस का x प्लस में 4। तो यहाँ से 3x इक्वस टू 3 आया, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आई ना, तो इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा 1। तो ये आया मेरा y इक्वस टू 2 इंटू 1 प्लस में 1, तो मतलब y इक्वस टू 3। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना होगा मेरा 1,3। तो ऑप्शन ए। प्रॉब्लम नंबर 21। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 98 है, उसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 49 इंटू 2 माइनस का 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 2 एंड सेम एज 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू में 2। तो यहाँ से देखो 49 बार आएगा तो 7 रूट 2, यहाँ पर 16 बार आएगा तो 4 रूट 2, प्लस में यहाँ पर 25 बार आएगा तो 5 रूट 2। तो ये होगा देखो प्लस वाली चीज़ ऐड कर लेते हैं। तो 7 प्लस में 5 12, तो 12 में 4 गया कितना 8, तो 8 रूट 2। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इफ टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स डू दे हैव। तो यहाँ पर देखो
सबसे पहले थोड़ा देखते हैं कि दो मेरे पास सर्कल है ना, तो उनको मैं कितने तरीके से टच कर सकता हूँ। या तो वो टच ही ना करें इस तरीके से, ठीक है, या फिर क्या हो वो बाहर टच करें इस तरीके से, या फिर क्या हो वो इस तरीके से क्रॉस करें, ठीक है, और या फिर क्या हो वो इंटरनली टच करें इस तरीके से। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल सिचुएशन नहीं होगी। हाँ, एक और हो सकती है, दोनों की दोनों ओवरलैप करें इस तरीके से, दोनों की दोनों ओवरलैप करें जब उनकी रेडियस सेम होगी तब, ठीक है। तो ये पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं इनके। तो हमारा वाला कौन सा होगा? हमारा वाला होगा कि वो इंटरनली टच करें, मतलब ये वाला केस होगा इंटरनली टच करने का, तो हमेशा एक पॉइंट पर ही टच करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। Two chords AB and CD are equal in length and are at a distance of 10 cm from the center of the circle. If the radius is 26 cm, what is the length of AB? तो यहाँ पर देखो एक सर्कल गिवन है मेरे पास एंड यहाँ पर मेरे पास एक कोड गिवन है AB। यहाँ पर CD उसने दिया है बट CD का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। एंड ये जो AB है ना, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे दूर है? ये है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दूर है, ठीक है। एंड इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। एंड जो रेडियस है ना मेरी, रेडियस वो कितनी है? 26। तो मैं क्या करूँगा, इन पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। तो जैसे ही ज्वाइन करूँगा ये मेरी रेडियस बनेगी। तो रेडियस यहाँ पर कितनी है? 26। एंड मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा सेंटर से इसको मैं ज्वाइन करूँगा ना, ये 90 डिग्री पे होता है एंड इक्वली डिवाइड करता है इन दोनों को। तो लेट्स से इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ एंड इसको ओ। तो यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल उठा रहा हूँ मैं, तो ये होगा मेरा ओ डी ए। ये है मेरा लेट्स से एक्स, ये है मेरा 26 एंड ये है मेरा 10। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है, वो कौन सा होता है? 5, 12 एंड 13। तो 13 जो होती है ना मेरी हाइपोटेनस होती है एंड ये बाकी की दो साइड होती है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये होगा 10, ये होगा 24 एंड ये होगा 26। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो हाइपोटेनस है ना, ये गिवन है 26 एंड एक साइड मेरे पास गिवन है कितनी? 10। तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी? 24। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू मतलब ये हाफ साइड मेरी 24 आई, तो हाफ साइड दूसरी कितनी होगी? 24। तो 24 प्लस 24 कितना हुआ? 48। तो ऑप्शन डी। ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक सेक्टर है, इस तरीके से सर्कल का पार्ट है, तो इसको मैं ज्वाइन करूँगा तो ये कोड है एंड इसको थोड़ा इस तरीके से बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सेक्टर है मेरे पास, इसका एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री एंड ये मेरे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस। तो ये भी 6 एंड ये भी 6, ठीक है। तो इसमें जो सेगमेंट बनेगी ना, सेगमेंट कौन सी होगी? तो ये वाली सेगमेंट होती है, ये वाली। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखो ये जो सेगमेंट का एरिया है ना, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सेगमेंट का एरिया होता है मेरा इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर इज कंप्लीट। ये जो कंप्लीट होता है ना, ये सेक्टर होता है मेरे पास, इसमें मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल। एंड ये जो ट्राइंगल है ये होगा मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे? ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री है ना एंड ये दो साइड मेरी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी मेरे इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 माइनस का 60 मतलब 120 एंड 120 को हाफ करूँगा तो 60 60, तो ये भी 60 एंड ये भी 60। तो तीनों एंगल मेरे 60 डिग्री हैं, तो इस केस में ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो बस पुट करते हैं यहाँ पर। तो सेक्टर का एरिया कितना होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस का, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 60, तो 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो पाई के अंदर ही आंसर है, तो पाई पुट करते हैं। तो ये है मेरा पाई इंटू में रेडियस कितनी है? वो है 6 इंटू में 6 माइनस का √3/4 एंड साइड कितनी है? वो रेडियस है मेरी, तो वो होगा 6 इंटू में 6। तो सोल्व करते हैं, तो ये होगा 6 टाइम जाएगा, 1 6 मेरा 1 6 गया, तो 6 पाई एंड माइनस का ये कितना होगा? देखो ये हुआ मेरा 4 से काटूंगा तो 3 एंड 3, तो 9√3।
तो ये मेरा आंसर होगा 6 पाई माइनस का 9√3। तो 6 पाई माइनस का 9√3 मतलब ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा बी। लास्ट प्रॉब्लम है आज की हमारी। तो यहाँ पर गिवन है मेरे पास 0.12 12 12 12 12 ये चलता रहेगा। तो इसकी हमें फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी को मैं लेट्स से ए मान लेता हूँ। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.12 का बार, क्योंकि 12 12 12 रिपीट हो रहा है ना इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। और इसी को फ्रैक्शन के अंदर कैसे लिखते हैं, जितने बार के ऊपर नंबर होता है ना उसे हम क्या करते हैं नीचे ले आते हैं 9 के फॉर्म में। तो 12/99 तो काटते हैं 3 से, तो ये हुआ 4/33। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा 4/33। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।